अखिल सर, ये सारी चीजें ठीक है। एक तो मैं त्वरित टिप्पणी आपके अभी तक के जो परिणाम आए हैं उस पर आपका चाहूंगा, और साथ ही साथ अब ये जो एक बात उठ गई जिस तरीके से 3-1 से फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है पिछड़ती हुई देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आती हुई देखी जा रही है। नेताओं की बात बहुत देर से हो रही है, अब जरा थोड़ा मुद्दे की बात कर ले। सर, दो मुद्दे जो बहुत अहम माने जा रहे थे, जिनको राहुल गांधी भी बार बार उठाते उठाते हुए सुने जा रहे थे, एक जाति जनगणना का मुद्दा, और दूसरा जो आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को, जिसमें कई सारे मुद्दों को वो समेट रहे थे। क्या ये मुद्दे भी लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए अपने साथ? देखिए रामप्रकाश जी, मैं निष्कर्ष निकालता हूं, अगर ये जो परिणाम है ये अंतिम परिणाम यही होते हैं तो मैं अपने निष्कर्ष निकालता हूं। पहला निष्कर्ष ये है कि मैं और मेरे जैसे लोग जो प्रयास कर रहे थे वो सही प्रयास कर रहे थे, देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, मोहब्बत की अलग जगाने का प्रयास कर रहे थे। जो राहुल गांधी ने प्रयास शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम हार गए और नफरत जीत गई। पहला तो निष्कर्ष मैं ही निकालता हूं, मोहब्बत देश के लोग, शायद नॉर्थ के लोग नहीं चाहते, वो नफरत को ज्यादा पसंद करते हैं। ये पहला मेरा निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष मुझे ये लगता है कि क्या ऐसा है, जैसे पता चला कि जो पोस्टल बैलेट के अंदर भी जो कांग्रेस है वो पिछड़ी। अगर बैलेट पेपर के अंदर भी कांग्रेस पिछड़ी, इसका माने क्या सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने ओपीएस के ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में वोट नहीं दिया? इसका मतलब वो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ना हो और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कार्रवाई चले। जो यहां दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी, लाखों लोग आए थे और पूरे हिंदुस्तान से आए थे, और ये हुआ था कि सरकारी कर्मचारी जो है ओपीएस चाहते हैं। तो ये तो संभव नहीं होगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में ओपीएस न दे और छत्तीसगढ़ राजस्थान में दे दे। इसका माने सरकारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ओपीएस के अगेंस्ट वोट दिया है। तीसरी बात, आपको याद होगा जब राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना चालू की गई थी, वहां के लोकल डॉक्टर्स ने इसका भीषण विरोध किया था, क्योंकि उनकी आमदनी बंद हो गई और बड़ा आंदोलन हुआ। नहीं सुना अशोक गहलोत ने। तो क्या वहां के लोगों को जो 25 लाख का बीमा मिल रहा था अब वो बंद हो जाएगा? और जो निजी अस्पतालों में लोग 50-50, 60-60 लाख रुपए देकर अपना इलाज कराते थे, लोगों ने उसको पसंद किया है। लोगों ने मुफ्त इलाज को पसंद नहीं किया है और प्राइवेट डॉक्टर्स के द्वारा लूटे जाने का उन्होंने स्वीकृति दी है। तीसरी चीज मुझे ऐसा लगता है, गांधी फिर हारे और गोडसे फिर जीते हैं। देखिए, मैं पहले जैसे मैंने शुरुआत की, मुझे हर्ष है कि मैं जो प्रयास कर रहा था, मेरे जैसे लोग प्रयास कर रहे थे, लोगों ने कहा, ऐसा सोच रहे हैं कि लोग हम बड़े निराश हैं। हम निराश इस बात से नहीं है कि जो हम देश के अंदर मोहब्बत अलग जगाने की बात कर रहे थे, हम इस बात से चिंतित जरूर हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा है, मेरी उम्र इतनी है कि बहुत आपका तो युवा है, आपके पास तो लंबा जीवन पड़ा है। मैं तो ये चाह रहा था कि मृत्यु से पहले मुझे भारत एक एकजुट और मजबूत और ये धर्म और जाति से ऊपर उठा हुआ देश मिले। नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं जो नॉर्थ कोरिया की दिशा है, जो जर्मनी में एक जमाने में था। तो इसका मतलब यह है कि देश के लोगों को, मेरे ख्याल से, साउथ इंडिया को नहीं, क्योंकि तेलंगाना में ऐसा नहीं हो रहा है। तेलंगाना में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। इसका माने जो पहले कहा वो बिल्कुल सही बात है कि साउथ के लोग जो हैं वो, मेरे को ऐसा लगता है, बुरा ना माने, मैं भी गोबर पट्टी का रहने वाला हूं। लोग कहेंगे कि साहब उत्तर प्रदेश की आप बदनामी कर रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं मैं गोबर पट्टी का हूं। तो गोबर पट्टी वाले लोगों को विकास से लेना देना नहीं है, उनको महंगाई से कोई परेशानी नहीं है, उनको बेरोजगारी से कोई परेशानी नहीं है, उन्हों अग्निवीर से कोई परेशानी नहीं है, उनको एमएसपी न बढ़ने से कोई परेशानी नहीं है, 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ पड़े रह के सताए जाने से कोई परेशानी नहीं है, उनको केवल मंदिर चाहिए। तो मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूं आपके इस मंच के माध्यम से, ये जो फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, इनको गुजरात में लगवा दीजिए, और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में फैक्ट्रियों के स्थान पे मंदिर बनवा दीजिए। लोग वहां जाए, पूजा पाठ करें और भगवान उन पे कृपा दृष्टि रखें। क्योंकि मैं शुद्ध सनातनी ये मानता हूं कि जिस प्रकार से एक ढोंगी सनातनियों ने असली और शुद्ध सनातनियों को हरा दिया है, ये दुखद टाइम है। लेकिन अच्छा समय जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो अच्छे भी कुछ पॉइंट्स हैं,
ओवैसी साहब पूरी तरह से, और जितने थर्ड फ्रंट्स हैं, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे आपके जेडीएस हो, ये खत्म हो रहे हैं। बाइपोलर इलेक्शन होगा, 2024 का बाइपोलर इलेक्शन होगा। ये यहां पे सरकारें आई हैं, जब ओपीएस वापस होगा, जब धान की खरीद नहीं होगी, जब चिरंजीवी योजना वापस होगी, उसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, शायद तब तक लोगों को यह समझ में आ जाए महंगाई इंपॉर्टेंट है, नौकरी इंपॉर्टेंट है, मंदिर मेरे घर के अंदर है, मैं पूजा करता हूं, मंदिर बनाने के लिए मुझे लाखों करोड़ों रुपए के बड़े बड़े मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, जहां दलितों को नहीं घुसने दिया जाता, जहां पे गरीबों को नहीं घुसने दिया जाता, जहां पे मठाधीश अपनी दान पेटियां भरते हैं और लाखों करोड़ों की कोठियां बनाते हैं। तो ये मेरी भावना थी, जिसको मैंने आगे बढ़ाया, देश को जोड़ने का प्रयास किया। हम साउथ में सफल हुए। साउथ में जो वहां के लोगों ने प्रयास किया, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और ये मानता हूं कि तेलंगाना के लोग कर्नाटका जैसे बुद्धिमान हैं, हम उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग बुरा न माने, उतने ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। जी अखिल सर, जो हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिसको विजय जी हालांकि कह रहे हैं कि उसको चुनाव, लोकसभा चुनाव से जोड़ करके अभी इन चुनावों को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन सर ये अभी जब इन चुनाव की शुरुआत हुई थी तो कहा यह जा रहा था कि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है ये। इस सेमीफाइनल में तो फिलहाल कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन जो चीज मैं विजय जी से समझना चाह रहा था, लगभग वैसी ही चीज एक आपसे भी समझना चाहूंगा। सीटों के बंटवारे की जो बात हो रही थी, अब जिन राज्यों में दूसरे दल, इंडिया गठबंधन के जो अन्य दल सत्ता में हैं, तो अब कहीं ना कहीं उनका दबाव क्या बढ़ेगा नहीं कांग्रेस के ऊपर कि नहीं भाई आपको इतनी नहीं, हम इतनी ही सीटें दे पाएंगे, और फिर कांग्रेस के पास क्या विकल्प होगा कि वो उनके ऑफर्स को मना कर पाए, क्योंकि वो कम से कम सीटें देना चाहेंगे, अधिकतम सीटें अपने पास रखना चाहेंगे। ऐसे में कांग्रेस बड़े भाई वाले रोल में भी कितना नीचे जा पाएगी? देखिए राम प्रकाश जी, अगर ये माना जाए कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम वही करती है जो हम लोग वोट देते हैं, अगर मान लिया जाए, ये प्रियजम्पशन है, आज की तारीख में बीजेपी के पास 303 सीटें हैं। 303 सीटों से उसे सत्ता से हटाने के लिए केवल 30 सीटें कम करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, एक बिहार ऐसा स्टेट है, एक वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है, एक हरियाणा ऐसा स्टेट है, और दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पे जो अभी तक की स्थिति है, अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो तो वहां पे 40-50 सीटें कम हो जाएंगी। बाकी आप उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़, राजस्थान को छोड़ दीजिए। देखिए वास्तविकता यह है, जो मैंने एक कार्यक्रम में कहा, आपके कार्यक्रम में नहीं कहा, अपने जीवन में ने जितने वोट दिए हैं आज तक, 50% टाइम कांग्रेस को वोट दिया है, 50% टाइम बीजेपी को वोट दिया है। कांग्रेस का धुर विरोधी था मैं कांग्रेस का कट्टर समर्थक तब से बना हूं जब से राहुल गांधी की पदयात्रा चालू हुई है, क्योंकि मोहब्बत और नफरत में मैंने मोहब्बत को चुना। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं है बीजेपी के पास, क्योंकि बीआरएस भी निपट गई, जेडीएस भी निपट गई, और शिवसेना और जो जेडीयू हैं बिहार के अंदर वो भी करीब करीब निपट गए थे, उन्होंने मौके पे अपने को बचा लिया। अकाली दल भी निपट गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ कोई अलायंस तो नहीं करेगा। थर्ड फोर्स की बात तो खत्म हो गई, थर्ड फोर्स खत्म हो गया, ओवैसी साहब खत्म हो गए, बाकी विकल्प खत्म हो गए। अब विकल्प है इंडिया अलायंस का और बीजेपी का। मैं एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं कह रहा हूं, इंडिया वर्सेस बीजेपी का कह रहा हूं, और 30 सीटें कम करनी है। अब सवाल यह उठता है, अगर विपक्ष के नेताओं में थोड़ी भी समझ है और वो ये देख रहे हैं कि 2024 में अगर नहीं जीते ये लोग, अभी तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं, अनिल देशमुख और संजय राउत जेल में रह के आए हैं, ये जितने हैं ना जो घूम रहे हैं, अब नाम नहीं लूंगा मैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मठाधीश, ये भी जेल के अंदर होंगे। और इसलिए अगर अपनी जान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, तो इस समय कौन बार्गेन करेगा, कौन बार्गेन नहीं करेगा। बिहार के अंदर कोई मतभेद नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर कोई मतभेद नहीं है, वेस्ट बंगाल में सब जानते हैं कि अगर 3-4 सीटों में कांग्रेस की मजबूत है, जो मालदा वगैरह का एरिया है, बाकी जगह टीएमसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इसलिए तेलंगाना, केवल कर्नाटका में और तेलंगाना में, कर्नाटक और तेलंगाना को मिला के पिछली बार करीब 27-28 सीटें बीजेपी को मिली थी।
कर्नाटका में जिस प्रकार से डीके शिव कुमार कंडक्ट कर रहे हैं, सीधा रमैया अपने को कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें करीब 22 सीटें तो इन 2 स्टेट से कम हो रही। केवल आपको 40-50 सीटें कम करनी है मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए। बीजेपी से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है जो ये एक तरह का ठोकतंत्र चालू हो गया है, जो एक तरह का एक तंत्र चालू हो गया है, जिसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर आज नितिन गडकरी जैसे प्रधानमंत्री देश के अंदर हो जाएं, या राजनाथ सिंह जैसे प्रधानमंत्री हो जाएं, तो बीच और सेकुलरिज्म को ले आए, गांधीवाद को ले आए, गोडसे को छोड़ दें, तो हमें बीजेपी से क्या परेशानी है। लेकिन जहां विकल्प है मोदी जी का और राहुल गांधी का, तो मेरे जैसे लोग तो गांधी को चुनेंगे, राहुल गांधी को चुनेंगे, और तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो जाते। तो 2024 का चुनाव इस विधानसभा चुनावों से अलग होगा। लालू यादव जैसे लोगों को आगे आना होगा। मुझे आज की तारीख में अगर पूरे हिंदुस्तान में 2 विपक्षी नेताओं पे सबसे ज्यादा विश्वास है राहुल गांधी के अलावा, एक है उद्धव ठाकरे और दूसरा है लालू यादव।